हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं सभी लोग ज़बरदस्त मस्त होंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए 20+ जीके के क्वेश्चन लेके आए हैं। 20+ जीके के क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें भी सामान्य ज्ञान यानी जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश पुलिस की कर रहे हो, बिहार पुलिस की कर रहे हो, दिल्ली पुलिस या मध्य प्रदेश पुलिस, एमटीएस, रेलवे, एसएससी, जीडी, आरपीएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो पूरा देखें आप लोग। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। कल हमने वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस सेट 38 क्वेश्चन अपलोड किए थे, जो कि 38 क्वेश्चन जीके के आते हैं। तो आप लोगों ने नहीं देखा वो देख सकते हो। बाकी रीजनिंग के कई पार्ट अपलोड कर चुके हैं, वो आप लोग जा सकते हो, चैनल पर जाके देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एजुकेशनल वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। जो भी लेटेस्ट नौकरियाँ निकलती सबसे पहले जानकारी दी जाती है। तो पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थापित है? तो ये दुलहस्ती ये परियोजनाओं से काफ़ी क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो परियोजना आपको बताना, ये दुलहस्ती परियोजना जो है किस नदी पर है? तो ये किस नदी पर है? ये चिनाब नदी पर है, चिनाब नदी पर है। और ये किस राज्य में है? तो राज्य भी आप लोग याद रखें, ये जम्मू कश्मीर राज्य में ये पड़ती है दुलहस्ती परियोजना। तो कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं इसमें, और परियोजनाएं हैं वो भी आप लोग याद रखें। जो चिनाब नदी पर ये दुलहस्ती परियोजना है, उसके बाद बात कर लेते हैं सलाल परियोजना, ये भी चिनाब नदी पर है। तो ये आपकी दो परियोजनाएं हो गई, दुलहस्ती परियोजना और सलाल परियोजना, ये चिनाब नदी पर है। वहीं सतलज परियोजना ये भी चिनाब नदी पर है। तो ये तीन परियोजना आप लोग याद रखें कौन कौन सी हो गई। एक सतलज परियोजना हो गई, एक सलाल परियोजना, एक दुलहस्ती परियोजना। ये तीनों किस नदी पर हैं? ये चिनाब नदी पर। वहीं ब्यास नदी पर एक परियोजना है पोंग बांध। तो ये पोंग बांध भी पूछा जाता है किस नदी पर है? तो पोंग बांध ब्यास नदी पर है। वहीं झेलम नदी पर एक तुलबुल परियोजना है। कौन? तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पर है? झेलम नदी पर। और वहीं रंजीत सागर बांध जो है किस नदी पर है? तो ये भी रावी नदी पर है। तो ये रावी नदी पर है और पोंग बांध ब्यास नदी पर है। तो ये कुछ जो है जो बांध बने हुए हैं नदियों पर, ये भी याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो में क्या है? साथिया लोक शैली प्रचलित है। तो साथिया लोक शैली जो प्रचलित है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको बताना है। तो जो साथिया जो लोक शैली है प्रचलित कहाँ के लिए है? तो ये गुजरात के लिए प्रचलित है, गुजरात राज्य में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो शैलियाँ भी काफ़ी पूछी जाती हैं। तो अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख शैलियाँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ प्रमुख शैली हैं, उनसे संबंधित राज्य। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो यहाँ पर मेहंदी और घपाल शैली है, जो मेहंदी और घपाल शैली ये राजस्थान में जो है फेमस है। और वहीं बात कर लेते हैं अरिपन, जट और जाटिन, ये बिहार के लिए फेमस हैं शैली। और वहीं गरबा और मवई ये गुजरात। और साथिया आप लोगों ने अभी देखी थी, साथिया हो गई। और उसके बाद क्या हो गई? गरबा और मवई, ये कहाँ से संबंधित हो गई? ये गुजरात से। वहीं बात कर लेते हैं गोदना, ये कहाँ से संबंधित है? गोदना हो गई और झारखंड और बिहार दोनों राज्य से संबंधित है शैली। वहीं बात करें चौक पूर्णा और कजरी, ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। चौंक और लीमा जो शैली है ये नागालैंड से संबंधित है। नेक्स्ट एक पेंटिंग पूछी जाती है, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग ये काफ़ी पूछी जाती है, ये भी बिहार से संबंधित है। ये पेंटिंग भी आप लोग याद रखें, मधुबनी ये बिहार से संबंधित है। और गोदना बिहार और झारखंड से, दोनों से जो लोक शैली है ये दोनों राज्यों में फेमस है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 में क्या है? भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति देश द्वारा घोषित की जाती है। तो वित्तीय आपात की घोषणा है किसके द्वारा की जाती है? तो ये आपको बताना, प्रधानमंत्री के द्वारा, रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा, या वित्त मंत्री, या राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है भारत गणराज्य में वित्तीय आपात की स्थिति जो है राष्ट्रपति के द्वारा घोषित की जाती है। और किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये भी आप लोग याद रखें। तो कुछ इससे संबंधित आप लोग फैक्ट याद रखें। भारत में जो गणराज्य में वित्तीय आपात की स्थिति, वित्तीय आपात की घोषणा जो की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? जो वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 360 अनुच्छेद के तहत जो है वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। तो वहीं बात कर लेते हैं जो वित्तीय आपात
काल की ये जो व्यवस्था है जो किस देश से ली गई है, तो अमेरिका के संविधान से जो है वित्तीय आपात की व्यवस्था ली गई। वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं? 360 अनुच्छेद के तहत, यानी कि आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा करते हैं। वित्तीय आपात का पद जो है कहाँ से लिया गया, यानी कि वित्तीय आपात का जो है उपबंध लिया गया है किस राज्य से? अमेरिका से। वहीं बात कर लेते हैं यहाँ पर भारतीय संविधान में 3 प्रकार की जो है आपात व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी? अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। वहीं बात कर लेते हैं 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो उसका जो है उसकी जो है अनुच्छेद 300 उसका उल्लेख 356 में किया गया है। वहीं बात कर लेते हैं वित्तीय आपात की जो है व्यवस्था का उल्लेख अनुच्छेद जो है 360 में किया गया है। मगर भारत में अभी तक जो है वित्तीय आपात लागू नहीं एक भी बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या है? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक भी पूछी जाती है एग्जामों में। तो पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी की ये पुस्तक है। इनसे संबंधित कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। तो इनसे संबंधित फैक्ट क्या? JP कृपलानी ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे, तो ये भी याद रख लें आप। और इनकी जो पॉलिटिक्स ऑफ चरखा पुस्तक भी है, और ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट JP कृपलानी बिहार से गहरा इनका जो है संबंध है। चंपारण सत्याग्रह से भी इनका संबंध है, तो ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा मेघ कौन सा है? तो सबसे ऊंचा मेघ कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो पछाब जो मेघ होते हैं, ये सबसे ऊंचे मेघ होते हैं। तो सबसे ऊंचा मेघ कौन सा होता है? तो पछाब जो मेघ होता है, पछाब, ये सबसे ऊंचा होता है। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो जो पछाब मेघ होता सबसे ऊंचा है, पछाब स्त्री मेघ मुख्यतः जो है 18 फीट से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो ये भी आपसे एग्जामों में पूछा जाता है। जो पछाब मेघ होते हैं ये सबसे ऊंचे होते हैं और 18,000 फीट जो है ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बादलों का निर्माण जो होता है वो संघनन प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। बादलों का निर्माण आपसे पूछा जा सकता है। बादलों का निर्माण होता जो संघनन प्रक्रिया के द्वारा होता है। और वर्षा स्तरीय बादल धरातल के अधिक नज़दीक पाए जाते हैं, यानी कि जो वर्षा स्तरीय बादल होते हैं ये धरती के नज़दीक पाए जाते हैं। और पछाब कपासी बादल सफ़ेद तथा छोटे गोलाकार रूपों में पाए जाते हैं। ये जो पछाब होते हैं ये सबसे ऊंचे पर पाए जाते हैं, और ये छोटे और गोलाकार रूपों में पाए जाते हैं। वहीं उच्च कपासी बादल पछाब कपासी बादलों की भांति कम ऊंचाई पर पाया जाता है। कपासी बादल अधिक घने तथा विस्तृत होते हैं। इनसे प्रायः साफ मौसम आभास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्या है? निम्न में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबद्ध नहीं है। तो कथक नृत्य से संबंधित कौन है? विद्याधीन, ये भी कथक नृत्य से संबंधित हैं। लच्छू महाराज और शंभू महाराज ये भी संबंधित है। ध्रुवतार जोशी ये नहीं संबंधित हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर जो है बी वाला सही हो जाएगा। तो कुछ संबंधित देख लेते हैं इनसे संबंधित कुछ। तो ये हो जाएगा ध्रुवतार जोशी क्या है? ये कथक नृत्य से संबद्ध नहीं है। ये कौन है? ध्रुवतार जोशी जो हैं, ध्रुवतारा जोशी का संबंध जो भारतीय संगीत से है। जो ध्रुवतारा जोशी इनका संबंध जो है भारतीय संगीत से है और कथक से, जो आप लोगों को अभी हमने बताया था ऊपर आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर जो ये लोग हैं विद्याधीन हो गया, लच्छू हो गया, शंभू महाराज, इन लोगों का कथक नृत्य से संबंध है। और ध्रुवतारा जो जोशी इनका संबंध किससे हो जाएगा? इनका संबंध जो है भारतीय संगीत से हो जाएगा। कुछ यहाँ पर वाद्य यंत्र भी देख लेते हैं जो एग्जामों में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं, ये भी याद रखें आप लोग। और अली अकबर का सरोद वादन से संबंध है। वहीं जाकिर हुसैन काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया, तबला वादक हैं ये। और शिव कुमार जो है शर्मा ये संतूर वादक हैं। वहीं बात कर लेते हैं पंडित अयोध्या प्रसाद, ये पखावज वादन से संबंध इनका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ये कहाँ से लिया गया? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। कुछ इससे संबंधित और फैक्ट एक्स्ट्रा देख लेते हैं। तो क्या है इसमें देख सकते हो आप लोग, जो भारत के राष्ट्र चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। वहीं बात कर लेते हैं सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ की विशेषता यह है कि यह स्तंभ एक ही पत्थर का भाग है। वहीं बात कर लेते हैं स्तंभ के सबसे ऊपर
वो सबसे ऊपर 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ पीठ दिखाते हुए खड़े हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए इसमें जो है कितने सिंह हैं, तो इसमें 4 सिंह हैं। ये भी आप लोग याद रखें क्योंकि ये एग्जामों में इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 4 सिंह हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर दो जो खड़े दिखते हैं, इस जिसमें एक दिखाई नहीं देता है, 3 दिखाई देते हैं। उसके नीचे एक हाथी है, एक दौड़ता हुआ घोड़ा है और एक सांड है, एक सिंह उभरती हुई चित्र है। इसके बीच में चक्र बना है। चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तो जो चक्र बना होता है उसके अंदर जो है 24 तीलियां होती हैं। ये भी याद रखें आप लोग। तो 24 तीलियां होती हैं। बात कर लेते हैं स्तंभ में सबसे नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और मुंडको उपनिषद से जो लिया गया है, सत्यमेव जयते। वहीं बात कर लेते हैं स्तंभ के सबसे ऊपर ऊर्ध्वाधर चक्र परिवर्तन लिखा हुआ है, जो बुद्ध धर्म के परिवर्तन से लिया गया है। तो तीलियां आप लोगों को बताई हैं, 24 तीलियां इसमें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में क्या है, निम्न में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है। तो यहाँ पर संगठन दिए गए हैं, तो कुछ संगठन यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है IMF दिया गया, IMF दिया गया। उसके बाद दिया गया है ILO दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इसमें दिया गया आई दिया गया, IMF दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है, ILO दिया गया है। और उसके बाद दिया गया है WHO, यानी कि WHO दिया गया है। उसके बाद दिया गया है FAO दिया गया। तो ये कुछ संगठन दिए गए। तो इसमें से हमें सबसे पहले ये बताना है कि सबसे पुराना संगठन कौन सा है। तो पुराना संगठन सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पुराना संगठन जो है ILO है। तो इसका क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो सबसे पुराना संगठन है। बात कर लेते हैं वहीं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, हिंदी में कहते हैं, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। और बात कर लेते हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि जो IMF दिया गया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। वहीं बात कर लेते हैं WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो WHO का मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 1948 में स्थापना हुई थी। वहीं FAO यानी संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय इटली रोम में है। तो ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9 में क्या है, आयकर दिवस मनाया जाता है। तो आयकर दिवस कब मनाया जाता है, ये 24 जुलाई को मनाया जाता है। कुछ दिवस देख लेते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट दिवस एक आ जाता है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। वहीं 16 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। वहीं बात कर लेते हैं 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। वहीं 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। 24 जुलाई को राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस मनाया जाता है, यानी थर्मल इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। और आयकर दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इसमें पूछा गया चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासन काल में आयोजित किया गया था। तो ये चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन यानी कि संगीतियाँ कुछ इनकी हुई थी बौद्ध की, तो ये इनके कनिष्क के शासन काल में जो है सम्मेलन हुआ था। तो ये अक्सर संगीतियाँ पूछी जाती हैं। तो प्रथम संगीति कब हुई, मतलब किसके शासनकाल में हुई थी। तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, अध्यक्ष महाकश्यप थे। दूसरी संगीति हुई थी इनकी कालाशोक के शासनकाल में। और शाबक मीर जो थे इनके अध्यक्ष थे। वहीं तृतीय संगीति की बात की जाए तो अशोक के शासनकाल में हुई। और मोगलीपुत्र तित्तस ये इसके कौन थे, अध्यक्ष थे। चतुर्थ संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11 में क्या, चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने किसे हराया था। तो ये किसे हराया था, तो इसे हर्षवर्धन को हराया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं इसके संबंधित फैक्ट क्या है। हर्षवर्धन को नर्मदा तट के जो नर्मदा तट के किनारे हराया था, तो किसने हराया था? चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के तट पर हराया था। ये भी आप लोग याद रखें। हर्षवर्धन को चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने हराया था और हराने के बाद परमेश्वर की उपाधि इसने धारण की थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये भी याद रखें आप लोग। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है शासन काल में जो है भारत में कौन आया था? तो फाहियान आया था। तो ये भी पूछा जाता है कि किसके शासन काल में जो भारत में जो है फाहियान आया था? चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। हर्षवर्धन से 619 में वल्लभी के शासक को ध्रुवसेन सेकंड को पराजित किया था। यानी कि हर्षवर्धन ने ये ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित किया था। और हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो ये पुलकेशन द्वितीय ने पराजित किया था। समुद्रगुप्त का जो है प्रयाग प्रस्ती जो अभिलेख है उसमें कविराज कहा गया है। ये भी आप लोग याद रखें। और धर्मपाल पाल वंश का महानतम शासक था। नेक्स्ट देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को द्वितीय राजधानी अपनी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 में क्या? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसे? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में जो रेखा है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं 38 पैरेलल लाइन कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी राइट सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ रेखाएं हैं तो देख लेते हैं। रेड क्लिफ रेखा यानी इसे 24वीं समांतर रेखा भी कहते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखें। अगर रेड क्लिफ आपको ना मिले तो 24वीं समांतर रेखा भी मिल सकता है एग्जाम में। तो भारत पाकिस्तान के बीच में ये रेखा है। 1947 में इसका निर्धारण हुआ था। वहीं डुरंड रेखा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 1893 में जो है इसका निर्धारण हुआ था। भारत अफगानिस्तान के बीच में निर्धारित हुई थी। अब पहले ये भारत से भी इसकी सीमा लगती थी, अब नहीं लगती है। वहीं देख लेते हैं 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच ये है। वहीं 17वीं समांतर रेखा ये वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम से संबंधित है। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच लगती है। 1914 में इसका निर्धारण हुआ था। मेन रहीम ये रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। मैगीनाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 13 में क्या? सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। इसका जो है हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देख ले जो 13 है इसका राइट आंसर हो गया। हिंद महासागर में सेशेल्स द्वीप में स्थित है। जो सेशेल्स द्वीप है हिंद महासागर में स्थित है। और प्रशांत सागर दुनिया का सबसे बड़ा सागर है। वहीं संस्कृत में हिंद महासागर को रत्नाकार यानी कि इसे कहते हैं रत्न उत्पन्न करने वाला कहा जाता है। वहीं बात कर ले विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो ये आर्कटिक महासागर हो जाए। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है, जो कि खारे पानी की झील है। विश्व का सबसे नमकीन झील कौन सी है? तो ये बान झील सबसे हो जाएगी। भारत की सबसे नमकीन झील कौन सी है? सांबर झील हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 में क्या? 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था? यानी कि 1955 में किस बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी, उसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था 1955 में। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो कब किया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन? 1921 में किया गया था। और जो है 1955 में इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। वहीं बात कर लेते बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में इसकी स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना
1840 में हुई। वहीं बैंक ऑफ मद्रास की 1843 में हुई। तो लगभग 1806, 1840, 1843 में इन तीनों बैंकों की स्थापना होती है। उसके बाद इन तीनों बैंकों का नाम बदल दिया जाता है, बदलकर एक बैंक का नाम रख दिया जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि इन तीनों को जो है मर्ज कर दिया जाता है, एक बैंक का नाम रख दिया जाता है, इंपीरियल ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, बाद में इसका 1955 में नाम बदलकर स्टेट ऑफ इंडिया रख दिया जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया जाता है 1955 में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो एसबीआई यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है 1 जुलाई 1955 को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है और राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को हो जाता है इस बैंक का। और भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन है, तो एसबीआई हो जाएगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और वहीं बात कर लेते हैं एसबीआई की शाखा भारत में सर्वाधिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में क्या है, अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी। तो किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की थी, तो ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो है 1892 में जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो है अंग्रेजों ने शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में क्या है, स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी। जो स्वतंत्रता से पहले जो है इसमें भारत में बहुत सारी रियासतें थीं। स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी रियासतें थीं, जब स्वतंत्रता के समय अगर बात की जाए तो 563 रियासतें थीं भारत में। यानी कि राजा रजहाटी लोगों का जो है शासन था, तो जो है रियासतें थीं। वहीं बात कर लें हैदराबाद की रियासत जो है यहाँ पर जो है सबसे बड़ी रियासत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए वाला जो है राइट आंसर हो जाएगी। वहीं बात की जाए सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, तो सबसे छोटी रियासत आपसे पूछी जा सकती है, तो बिलवारी जो है सबसे छोटी रियासत थी। कौन सी थी, बिलवारी सबसे छोटी रियासत थी। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपसे सबसे बड़ी रियासत पूछी जाए तो आपकी हो जाएगी हैदराबाद, अगर छोटी पूछी जाए तो बिलवारी हो जाएगी। वहीं बात कर लेते हैं हैदराबाद और जूनागढ़ पुलिस, हैदराबाद को जो है पुलिस कार्रवाई के द्वारा, और वहीं बात कर लेते हैदराबाद और जूनागढ़ को पुलिस कार्रवाई के द्वारा और मिलाया गया भारत में था। तो ये जो सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद, तो ये कैसे मिलाई गई थी भारत में, तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाई गई थी। ये कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, पुलिस की कार्रवाई के द्वारा इसे जो है भारत में मिलाया गया था। और दूसरी रियासत थी एक जूनागढ़ रियासत, तो ये भी आप लोग याद रखें, जूनागढ़ एक रियासत थी। इसे कैसे मिलाया गया था भारत में, तो इसे भारत में मिलाया गया था, कैसे मिलाया गया था, जनमत यानी कि जनता के जो है जनमत संग्रह के, जनता के जो आपसी विचार करके मिलाया गया था, जनमत संग्रह करके। तो ये भी आप लोग याद रखें, जनमत संग्रह करके जो है इसे भारत में मिलाया गया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हैदराबाद रियासत की आबादी लगभग 1.5 करोड़ थी और बिलवरी की आबादी 24 थी। और हैदराबाद जूनागढ़ को पुलिस कार्रवाई के द्वारा जो है हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, और जो है जो जूनागढ़ रियासत थी इसे क्या जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। जम्मू कश्मीर जो है 26 अक्टूबर 1947 को देसी रियासत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जो है भारत में मिलाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल देसी रियासत विलय पत्र में अमूल्य योगदान रहा, उनके सहयोगी बीपी मेनन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 में क्या है, उबेर कप का संबंध किससे है, तो उबेर कप का संबंध हो जाएगा महिला बैडमिंटन यानी कि विश्व बैडमिंटन महिला से, इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैडमिंटन महिला से इसका संबंध हो जाएगा उबेर कप का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की सूचना का स्रोत ज्ञात होता है, यानी कि किससे ज्ञात होता है, सूचना की लिपि स्रोत ज्ञात होती है, तो किससे ये होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहरों से ज्ञात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से है। कौटिल्य का संबंध जो हो जाएगा इसका किससे, तक्षशिला विश्वविद्यालय से हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय से। तो कौटिल्य का अन्य नाम क्या है, विष्णुगुप्त है, यह भी आप लोग याद रखें, विष्णुगुप्त हो जाएगा इसका नाम,
विष्णुगुप्त और एक और नाम है चाणक्य भी नाम इसका है, ये भी आप लोग याद रखें, चाणक्य भी इसका नाम है। तो वहीं बात कर लेते हैं जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था। तक्षशिला विश्वविद्यालय ये विश्व का जो है सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था और तक्षशिला विश्वविद्यालय है जो सबसे जो है प्राचीन विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? तो किसको मृत्युदंड दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव को जो है जहांगीर को जो है जहांगीर ने किसे मृत्युदंड दी थी? तो ये हो जाएगा गुरु अर्जुन देव को। वहीं औरंगजेब ने भी मृत्युदंड दी थी, किसे दिया था मृत्युदंड? तो गुरु तेग बहादुर को दिया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या है, निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो किसने लिखा था मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम ने। और आप लोगों को बता दें जो गुलबदन बेगम थी वो हुमायूं की बहन थी और बाबर की पुत्री थी। हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा की रचना की थी। तो हुमायूंनामा है इसकी रचना गुलबदन बेगम ने की थी, जो कि हुमायूं की बहन थी और बाबर की पुत्री थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइस। अगर कोई डाउट वगैरह आपका है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।